हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आपके बीच उपस्थित हूँ। और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर के अंतर्गत एक टॉपिक है, उससे संबंधित कुछ जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। उसी के अंतर्गत मैंने आज टॉपिक चॉइस किया है, मापन के प्रकार। ठीक है, तो मापन के उपकरण, मापन की विधि एवं उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर मापन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष मापन, एब्सोल्यूट मापन, और सामान्यीकृत मापन, और तीसरा होता है इप्सिटिव मापन। ठीक है, तो 3 प्रकार के मैंने मापन बताया। पहला निरपेक्ष मापन, दूसरा आपको बताया सामान्यीकृत मापन, और तीसरा मैंने इप्सिटिव मापन। ये 3 मापन के मैंने आपको प्रकार बताया। ठीक है, तो इन प्रकारों में आप देखेंगे कौन कैसे क्या है। इसे मापन तो आपको मैंने पहले बताया कि मापन किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी चीज के किसी गुण या विशेषता के आधार पर हम उसको जांचते हैं, परखते हैं, मापते हैं, समझते हैं और उसे अंकों के रूप में व्यक्त करके उसके बारे में बताते हैं। ये मापन है। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार व्यक्ति वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। और उसी मापन के ये 3 प्रकार मैंने बताए हैं। तो 3 प्रकार: निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और इप्सिटिव मापन। ये 3 प्रकार थे। अब कौन मापन किस प्रकार? पहला आता है हमारा निरपेक्ष मापन। इस मापन द्वारा मापे जाने वाले गुण की मात्रा निरपेक्ष प्राप्त होती है। निरपेक्ष प्राप्त होती है, एब्सोल्यूट प्राप्त होती है, एब्सोल्यूट जीरो। अर्थात इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि मापन से प्राप्त जो अंकों के लिए परम शून्य की स्थिति संभव होती है। परम शून्य का मतलब कोई गुण पूरी तरीके से जीरो होना, कोई गुण पूरी तरीके से शून्य होना, कोई गुण बिल्कुल ना होना, ये परम शून्य कहलाता है। यानी कि इसमें परम शून्य स्थिति प्राप्त होती है, यानी जो अंक होते हैं वो पूरी तरह जीरो हो जाते हैं। और कभी कभी जीरो, जैसे आपने तापमान को देखा, तो कभी कभी जीरो से माइनस में भी चला जाता है, कभी कभी प्लस में भी चला जाता है। तो मतलब कुल मिला के एब्सोल्यूट जीरो से हम माइनस की ओर भी बढ़ सकते हैं और प्लस की ओर भी बढ़ सकते हैं। ये भी स्थिति इसमें आती है। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक जो चर होते हैं, लंबाई, भार, तापमान, ये सारे के सारे चर ये कहलाते हैं निरपेक्ष मापन। और इसमें भाई निरपेक्ष मापन का पूरा मतलब है जीरो होना। और इसमें जो परिणामों की जो व्याख्या की जाती है वो गणितीय आधार पर की जाती है। निरपेक्ष मापन की जो व्याख्या की जाती है वो गणितीय आधार पर की जाती है। और इसकी 2 खासियत होती है: एब्सोल्यूट परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो, और इसके जो अंक होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये कहलाता है निरपेक्ष मापन। ठीक है, और यानी कि भौतिक चर जितने भी होते हैं, सारे भौतिक चरों के मापन जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे निरपेक्ष मापन के अंतर्गत आते हैं। और शैक्षिक मापन, मनोवैज्ञानिक मापन, समाजशास्त्र मापन, ये निरपेक्ष मापन में संभव नहीं होता है। ठीक है, ये जो भी जो शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र के जो चर होते हैं, इनका जो मापन होते हैं वो हम सामान्यीकृत मापन के अंतर्गत करते हैं। तो सामान्यीकृत मापन की विशेषता क्या होती है? इस मापन में परम शून्य असंभव होता है। परम शून्य असंभव होता है और इसके जो अंक होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। परम शून्य नहीं होता, यानी कभी कोई गुण शून्य नहीं हो सकता। बुद्धि कभी शून्य नहीं हो सकती है ना? और व्यक्तित्व कभी शून्य नहीं हो सकता है। यानी कि जो शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी चरों का मापन हम लोग करते हैं, वो उनके अंतर्गत जो भी गुण सम्मिलित किए जाते हैं, वो सारे जो गुण होते हैं वो कभी जीरो नहीं होते हैं। इसलिए इसमें परम शून्य नहीं होता है और इनके जो अंक होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है। इस मापन में परम शून्य असंभव होता है, कोई गुण शून्य नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ। और इस मापन द्वारा इस मापन के द्वारा किसी व्यक्ति की किसी गुण के आधार पर इसके समूह में, यानी कि किसी गुण के आधार पर सापेक्षिक स्थिति को बताया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के किसी गुण के आधार पर किसी समूह में उसकी सापेक्षिक स्थिति को बताया जाता है। यानी समूह में सापेक्षिक स्थिति, वो भी गुण के आधार पर, किसी गुण के आधार पर किसी समूह में। यानी कि जैसे 10 लोगों का आपने परीक्षण दिया, तो 10 लोगों में आपने कितना अंक अर्जित किया। ठीक है, उस अंक के अर्जित आधार पर आपकी व्याख्या की जाती है कि आप
मतलब इसमें आप मध्यमान से कितने दूर हैं, कितने पास हैं। यानी कि इसमें जो क्या होता है, सामान्यीकृत जो होती है, इसमें सांख्य इसका जो व्याख्या होती है, वो गणना होती है परिणामों की, वो सांख्यिकीय आधार पर होती है। सांख्यिकीय आधार यानी मध्यमान और स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से मध्य यानी मध्यमान से आप कितने दूर हैं, कितने पास हैं, इस आधार पर किसी गुण के आधार पर किसी समूह में आपकी सापेक्षिक स्थिति को इसमें बताया जाता है। और इसमें जो सम्मिलित मान होते हैं, इसमें जो मध्यमान और जो मानक विचलन होते हैं, वो दोनों के अलग-अलग होते हैं सामान्यीकृत मापन में। इसकी विशेषता यही है कि इसमें मध्यमान और मानक विचलन सबके अलग-अलग होते हैं और जो प्राप्तांक होते हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये कहलाता है आपका ये सामान्यीकृत मापन। ठीक है, तो इसमें परम शून्य नहीं होता है और जो अंक होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं और इसमें किसी समूह में किसी गुण के आधार पर आपकी सापेक्ष स्थिति को बताया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरा जो मापन होता है इप्सेटिव मापन। इप्सेटिव मापन इसको रेमंड कैटल 1944 में इसके विषय में सर्वप्रथम बताया था मापन में। ठीक है, तो इसमें ना तो परम शून्य होता है और ना ही इसमें किसी गुण के आधार पर समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्ष स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है ना, इसमें ना तो परम शून्य होता है, ना इसमें किसी व्यक्ति की सापेक्ष स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। इसमें जो समूह का सदस्य का जो मध्यमान और जो मानक विचलन होता है वो समान होता है। इसमें जो समूह के प्रत्येक सदस्य का जो मानक विचलन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन समान होता है। अर्थात इसमें क्या बताया जाता है, इप्सेटिव मापन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि किसी छात्र के विभिन्न गुणों पर उसकी अपनी सापेक्षिक स्थिति को हम बताते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि युग्म तुलना प्रश्न, बाध्य चयन प्रश्न, क्यू विधि इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। यानी इसमें क्या होता है कि प्रश्नों को बाध्य किया जाता है। यानी कि इसमें आपको बाध्य क्रम और वरीयता क्रम, यानी इसमें जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों पर आपको अंक देने के लिए बाध्य किया जाता है। और यदि एक बार आपने उसको अंक दे दिया तो फिर आप उसको नेक्स्ट को दूसरा अंक देंगे, वही अंक दूसरे को सेम अंक नहीं देंगे। यानी इसमें आपको बाध्य किया जाता है, जबकि सामान्यीकृत मापन में आपको बाध्य नहीं किया जाता है। ठीक है, सामान्यीकृत मापन में आपको बाध्य नहीं किया जाता है, जबकि इप्सेटिव मापन में आपको बाध्य किया जाता है। इसलिए इसे बाध्य क्रम या वरीयता क्रम मापन भी कहते हैं। और इसमें किसी छात्र की विभिन्न गुणों के आधार पर उसकी सापेक्षिक स्थिति को बताया जाता है। इसमें क्या होता है, सामान्य मापन के अंतर्गत किसी समूह में किसी व्यक्ति की किसी गुणों के आधार पर समूह में आपकी स्थिति को बताया जाता है, जबकि इप्सेटिव मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति की यानी किसी व्यक्ति की विभिन्न गुणों के आधार पर उसकी सापेक्ष स्थिति को बताया जाता है। यानी वहां समूह में इप्सेटिव जो सामान्यीकृत मापन था, सामान्यीकृत मापन में आपकी समूह में स्थिति को बताया गया था, जबकि यहाँ पर छात्र के विभिन्न गुणों के आधार पर उसकी सापेक्ष स्थिति को बताया गया। यानी यहाँ पर सामान्यीकृत में समूह में आपकी स्थिति को बताया जाता है, जबकि यहाँ पर विभिन्न गुणों को इप्सेटिव मापन के अंतर्गत विभिन्न गुणों के आधार पर आपकी सापेक्ष स्थिति को बताया जाता है। यानी कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि ये तीसरा मापन होता है, इसमें ना तो परम शून्य होता है और ना ही इसमें किसी गुण के आधार पर समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्ष स्थिति को बताया जाता है। किसी गुण के आधार पर समूह में, यानी यहाँ समूह खत्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समूह था, समूह में सापेक्ष स्थिति थी आपकी सामान्यीकृत मापन में, जबकि आपके इप्सेटिव मापन के अंतर्गत किसी छात्र की विभिन्न गुणों के आधार पर उसकी अपनी सापेक्ष स्थिति यानी विभिन्न गुणों के आधार पर उसकी सापेक्ष स्थिति बताई जाती है। तो और इप्सेटिव मापन के अंत की जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है, उस कमी के अंतर्गत का है, इस मापन के प्रश्नों के मध्य मिथ्या ऋणात्मक से संबंध होता है। यानी कि आपको बाध्य किया जाता है कि आपको इन प्रश्नों को बाध्य करना। और इसकी एक और विशेषता जो मैंने आपको बताई थी कि इसमें जो मध्यमान जो मानक विचलन होता है वो समान होता है। इसी कारण कहा जाता है कि इसमें इनके जो मतलब जैसे एक को आपने एक वरीयता दी, दूसरे को आपने दूसरी वरीयता दी,
है ना? तीसरे को तीसरी वरीयता दी, चौथे को चौथी वरीयता, यानी जो समूह में जितने भी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, वो सारे लोग वरीयता क्रम में आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है आपके कि आपके आपके विभिन्न गुणों के आधार पर आपकी इस सापेक्षिक स्थिति को बताया जाता है इप्सिटेम मार्टिन। जबकि सामान्यीकृत मापन में आपके किसी समूह में आपकी किसी गुण के आधार पर सापेक्ष स्थिति बताई जाती है। ये एक अंतर था। तो निरपेक्ष मापन आपने समझ गया, इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। तापमान के संबंध में आपने देखा होगा कि जीरो से माइनस और प्लस भी हो जाता है, तो इसमें एब्सोल्यूट जीरो पाया जाता है। इसके जो संबंध होते हैं वो एक दूसरे को, जो अंक होते हैं प्राप्त, वो एक दूसरे को प्रभावित होते हैं और गणितीय आधार पर इनका इंटरप्रिटेशन होता है। जबकि सामान्यीकृत मापन में का जो आधार होता है वो सांख्यिकीय आधार होता है। यानी इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो और जो एसडी होता है, इसके मापनों में अंतर होता है। इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं पाया जाता है और आपस में जो प्राप्तांक होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। जबकि तीसरे में क्या होता है, ना तो एब्सोल्यूट जीरो पाया जाता है इप्सिटेम मापन में, और ना ही इसमें जो वो जीरो होता है, और ना ही इसकी जो में किसी गुण के आधार पर किसी व्यक्ति की समूह में स्थिति बताई जाती है, बल्कि इसमें किसी व्यक्ति की विभिन्न गुणों के आधार पर उसकी सापेक्ष स्थिति को बतलाया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको मापन के 3 प्रकार बताए। पहला निरपेक्ष मापन, दूसरा सामान्यीकृत मापन, और जो तीसरा था इप्सिटेम मापन। यानी मैंने आपको 3 मापन बताए हैं। तो इसमें एब्सोल्यूट जीरो पाया जाता है निरपेक्ष मापन में, इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं पाया जाता है ना? और इसमें एब्सोल्यूट जीरो इसमें भी नहीं पाया जाता है। लेकिन बस इसमें अंतर क्या है, मूल बात है कि ये एब्सोल्यूट जीरो बताता है और ये क्या होता है, सामान्यीकृत है। यानी कि ये हमको ये स्थिति बताता है कि किसी व्यक्ति की किसी गुण के आधार पर समूह में स्थिति। जबकि इप्सिटेम मापन जो बाध्य क्रम पर आधारित है, वरीयता क्रम पर आधारित है ना? रेमंड कैटल ने इसका प्रयोग किया था मापन के क्षेत्र में, इसका जो नाम दिया था। और दूसरी इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें किसी छात्र की विभिन्न गुणों के आधार पर उसकी अपनी सापेक्षिक स्थिति को बताया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको ये 3 मापन के प्रकार बताए। अब एक पॉइंट बताना मैं चाहूँगा कि यदि कोई छात्र किसी उपलब्धि परीक्षण में या किसी परीक्षा के किसी प्रश्न पत्र में यदि वो शून्य अंक अर्जित करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि या उसे उस विषय का ज्ञान नहीं है या नॉलेज नहीं है या उसका एब्सोल्यूट गुड जीरो है। तो देखिए, यानी कोई छात्र यदि किसी विषय के किसी पेपर में यदि शून्य अंक अर्जित करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें एब्सोल्यूट जीरो यानी कोई गुण पूरी तरह अनुपस्थित है। ठीक है, वो गुण पूरी तरह अनुपस्थित नहीं होता है, बल्कि वह उस प्रश्न को हल करने में असफल होता है, परंतु उस पेपर में अन्य जो प्रश्न हैं अन्य संबंधित प्रश्नों को वो हल कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कभी कोई गुण शून्य नहीं होता है। यही सामान्यीकृत मापन के अंतर्गत का एक बिंदु है कि कभी किसी पेपर में कोई छात्र यदि शून्य अंक अर्जित करता है, तो ये कभी नहीं कह सकते हैं कि उसे उस विषय का नॉलेज ही नहीं है, बल्कि वह प्रश्न जो उससे पूछा गया है वह उस प्रश्न को नहीं जानता, उसमें वो असफल हो सकता है, परंतु उस प्रश्न पत्र में जो अन्य प्रश्न हैं वो उनको हल कर सकता है। यही एब्सोल्यूट जीरो इसमें नहीं पाया जाता, यानी कोई गुण पूरी तरीके से शून्य नहीं होता। यानी कि किसी जो उपलब्धि परीक्षण के जो प्राप्तांक होते हैं उसका जो मापन होता है वो सामान्यीकृत मापन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया या मेरी कोई कमी है तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के बीच में मैं निरंतर यूं ही आप लोगों के बीच में अपने वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा, अपने विचार प्रस्तुत करता रहूँगा और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहूँगा। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत